कल हम लोगों ने बात की थी कि इग्निशिया, रेस्टॉक्स, डायनिया और ब्लेडोना को कैसे रिपीट करना है और क्यों रिपीट करना है, इस पे एक चर्चा हो रही थी। चर्चा का वजह थे एप्रिल नंबर 251। एप्रिल नंबर 251 में हैनमैन सर ने कहा है कि कुछ दवाओं को आपको रिपीट करना पड़ेगा, और उन दवाओं में एक दवा है इग्निशिया हमारा। In its employment, it sometimes happen, which is seldom the case with other medicine, that where the first dose has not done what was intended, because it first acted on the disease with opposite symptoms and consequently soon caused an aggravation of disease in its secondary action, like a palliative remedy. इग्निशिया हमारा इंडिकेटेड अवस्था में भी वो क्या करती है, आपकी बीमारी को एग्रीवेट कर देगी और एक्ट नहीं करेगी। तो हैनमैन सर ने कहा उसके लिए क्या करना है आपको, कि आपको देन विदाउट एनी इंटरमीडिएट मेडिसिन आपको क्या करना है, उसी का सेकेंड डोज दे देना है। मान लीजिए आपने एक पेशेंट आता है, उसको आपने इग्निशिया दी 200 में, और सेकेंड डोज ऑफ सेम डाइल्यूशन कैन बी गिवन विद द बेस्ट क्यूरेटिव इफेक्ट। आपको इग्निशिया का सेकेंड डोज भी देना होगा। यहाँ पे हैनमैन सर ने साफ साफ लिखा है कि आपको कोई इंटरमीडिएट मेडिसिन नहीं देनी है। नहीं देनी है, ये हिंट है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग एलएम पोटेंसी यूज करते हैं, एलएम पोटेंसी 50 मिलिस्मल, 0/1 और 0/2, उनके लिए तो ये वो रिपीट करते ही करते हैं। लेकिन अगर आप सेंटिसिमल में इग्निशिया को 1 m में या 200 में रिपीट कर रहे हैं, तो आपको इस दवा के बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको आपका उसका सेकेंड डोज देना ही पड़ेगा। ये हैनमैन सर ने लिखा है। ये 4 दवाओं के बारे में लिखा है। ब्राइनिया, नंबर 2 इग्निशिया, नंबर 3 रेस्टोक्स, और नंबर 4 समटाइम ब्लेडोना। और खासकर एक्यूट कंडीशन में, ये भी नहीं कि उन्होंने कहा है कि आप इसको क्रॉनिक कंडीशन में इस तरह से दो। But such cases do not often occur. Far as a rule, in acute disease, the first dose affect all that medicine can do a homeopathic way if it has been accurately selected according to similarity of symptom. आपको ये दवा ऐसे नहीं कि खाली ऐसे नियम है तो दे देना है। आपको सिम्टम सिमिलरिटी मिलेगी तो आपको देना है, और देना है तो ये क्या करेगी, आपको इस पर एक सेकेंड डोज देना पड़ेगा। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेयर इन द केस ऑफ एन ओवर एक्साइटेबल सिस्टम perhaps also given in too large a dose, it produced too great sensitivity or an anxious, exalted state of the sensibility, hastiness. कॉफी इज सर्चेबल एज होम्योपैथिक एंटीडोट। अगर आपने बाय चांस गलती से ओवर डोज दे दिया है या टू लार्ज डोज दे दिया है, तो अगर आपने टू लार्ज डोज दे दिया है तो फिर आप इसको एंटीडोट कर देंगे। एंटीडोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉफी देनी पड़ेगी उसको, आप उसको कॉफी देनी पड़ेगी, और कॉफी ही उसको एंटीडोट कर पाएगी। तो ये तब है कि क्योंकि उसमें होगा क्या पेशेंट में, कि ओवर एक्साइटेबिलिटी आ गई, परहैप्स आल्सो टू लार्ज डोज, टू ग्रेट सेंसिटिवनेस और एंशियस एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सेंसिबिलिटी, हैस्टीनेस। कॉफी इज सर्विसेबल एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन। उस में क्या करेगा, कॉफी इज ए सर्विसेबल एज ए होम्योपैथिक एंटीडोट। आप कॉफी दे सकते हो एज ए एंटीडोट। जब कहीं कहीं पे आपने इग्निशिया को ज़्यादा दे दिया है और पेशेंट ने कहा जब से आपने ये दवा दी है तब से मेरी दिक्कतें बढ़ गई हैं, तो आप घबरा कर दवा को चेंज नहीं करेंगे।
आप दवा को चेंज नहीं करेंगे और आप क्या करेंगे, उसको कॉफ़ी दे देंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप दवा चेंज कर दिया आपने फट से। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कॉफ इग्निशिया पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट मेरे याद रखने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मेरे पॉइंट नहीं है नंबर एक बार, ये पॉइंट है आपके हैनिमैन सर ने दिए। When it has been unsuitably chosen so that the symptoms do not correspond in sufficient similarity those of disease, the suffering it cause may according to their character be relieved by antidote। अगर आपने किसी पेशेंट को जो इग्निशिया नहीं थी और इग्निशिया दे दी और उसमें कोई सिम्टम आते हैं, तब वहां कॉफी नहीं देना है, तब एंटीडोट करना है। वो पल्चिला हो सकती है, कैमोमिला हो सकती है, और काकुलस आर्निका, कैम्फर या विनेगर हो सकता है। मतलब अगर वो केस इग्निशिया का ही था, ये पॉइंट याद रखना या नोट कर लो, अगर वो केस इग्निशिया का ही है तब आपको उसको कॉफी देनी है। अगर वो केस इग्निशिया का नहीं है तब आपको पल्सिला, कैमोमिला, और वो भी क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टर, जो सिम्टम आए हैं उसमें वो उनसे मिलते जुलते। although its positive effect have great resemblance to those of नक्स वोमिका। नक्स वोमिका और इग्निशिया एक ही घराने के हैं और इनका स्फेयर ऑफ एक्शन भी एक सा लगता है। आज जब इस बात को आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि हैनिमैन सर मेडिसिन को कहाँ से डिफरेंशिएट करते थे। उन्होंने कहा कि नक्स वोमिका, इग्निशिया एक ही घराने की हैं, एक ही खानदान की हैं, लोगेनेसी फैमिली की हैं, लेकिन लोगेनेसी फैमिली के होने के बावजूद भी इनमें अंतर है। और वो अंतर क्या है, वो अंतर आपको सीखना है। अगर वो अंतर आप सीख लेते हैं तो आप सेम, जैसे रूटिएसी फैमिली की हमने रूटा पढ़ाई, उसमें जबरंडी है और दवाएं हैं, लेकिन उनमें भी एक डिफरेंस है। उसी तरह नक्सोमिका और इग्निशिया सेम खानदान की हैं, लेकिन उनमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा, और वो डिफरेंस ही आपको डिसाइड करता है कि कैसे उसको एम्प्लॉय करना है। आल्दो यद्यप इट्स पॉजिटिव इफेक्ट हैव ग्रेट रिजेम्बलेंस टू दोज ऑफ नक्सोमिका, yet there is a great difference in their therapeutic employment. The emotional disposition of patient from whom ignition is serviceable differ widely from the whom नक्सवम of use। इसका मतलब है हैनिमैन सर किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, बताओ। इमोशनल डिस्पोजिशन कह रहे हैं, इमोशनल डिस्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट किसमें, नक्सवोमिका और इग्निशिया को डिफरेंशिएट करने में। अब मैंने एक लेक्चर बताया था, वो था इड का और ईगो का। ठीक है, इड और ईगो से रिलेटेड था। तो इड में क्या था, एंगर, अहंकार, और ईगो में क्या था, गुड, गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ऐसे देखो तो नक्सवोमिका इज मोर इड इड रिलेटेड, एब्यूज करना, और इसमें जो है सुपर ईगो है इग्निशिया में, गुड गर्ल, गिल्ट फीलिंग। अब यहाँ पे जो हैनिमैन सर ने पॉइंटर दिया, ये हैनिमैन सर के पॉइंटर हैं, इसको बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। इग्निशिया इज नॉट सुटेबल फॉर पर्सन और पेशेंट, इन whom एंगर, ईगरनेस और वायलेंस इज प्रीडोमिनेंट। अगर आपके किसी पेशेंट में एंगर है, देखो एंगर किसी में भी हो सकता है, लेकिन हैनिमैन सर ने कहा है एंगर और वायलेंस प्रीडोमिनेंट हो, मतलब वो ज्यादा मात्रा में हो। यहाँ पे लिखा है इग्निशिया इज नॉट सुटेबल फॉर पर्सन और पेशेंट इन whom एंगर, ईगरनेस और वायलेंस इज प्रीडोमिनेंट। बट किसके लिए, बट फॉर दोज हु आर सब्जेक्ट टू रैपिड अल्टरेशन ऑफ गेटी एंड डिस्पोजिशन टू वीप। मतलब खुशी से दुख में चली गई, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, गेटी में थी और एकदम से चली गई वीपिंग में चली गई। ये कंडीशन नक्सवोमिका के लिए नहीं है, ये कंडीशन है इग्निशिया हमारा के लिए। खानदान एक है, खानदान एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आर whom we notice the other emotional state indicate at the end of following list of ignitia symptom। हेनमैन सन ने इग्निशिया की प्रूविंग के जो लास्ट में जो मेंटल सिम्टम दिए हैं उनकी चर्चा करते हुए कहते हैं अगर वो सिम्टम आपके पेशेंट में मिल रहे हैं तभी इग्निशिया हमारा काम करेगी। ठीक है, ऐसे इग्निशिया हमारा नहीं काम करेगा। इवन इन हाई पोटेंसी इग्निशिया इज ए मेन रेमेडी इन केस ऑफ वैक्सेशन। वैक्सेशन के बारे में कोई बता सकता? वैक्सेशन वर्ड बहुत यूज किया जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन का ही पुराना एक वर्ड है वैक्सेशन। Ignitia and main remedy in case of vexation in subject who have no tendency to break out violently or to revenge themselves। मतलब ये इग्निशिया उन पेशेंट में नहीं काम करेगी जो वायलेंसी में जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे। बट हु कीप देयर अनायंस टू देमसेल्फ, वो अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने तक रखेंगे। और नक्सोमका का फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाएगा? आउटसाइड। इग्निशिया का कहाँ जाएगा? अब इनसाइड। In whom, in a word, the resemblance of vexation occurrence is want to dwell in the mind, and so especially in morbid state which are produced by occurrence that cause grief दुख। इसका मतलब है इग्निशिया और नक्सोमिका होके एक ही खानदान की भी एक नहीं है। समझे? तो इस तरह से हम मेडिसिन को फिजिकल लेवल पे हो सकता है वो एक जैसी दिख रही हो, लेकिन हम हेनमैन सर ने कहा है कि आप उनको इमोशनल लेवल पे जो डिस्पोजिशन है उस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हेनमैन सर ने साफ साफ कह दिया है कि एंग्री वायलेंट मेडिसिन है नक्सोमिका, और अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को अंदर रखने वाली, दबा के रखने वाली है इग्निशिया। अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने वाला है नक्सोमिका। सो आल्सो अटैक ऑफ इवन क्रॉनिक एपिलेप्सी। यहाँ पे जो क्रॉनिक एपिलेप्सी है विच ओनली अकर आफ्टर मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन का एक मतलब है किसी की बेइज्जती। मॉर्टिफिकेशन का एक मतलब होता है गैंग्रीन के, गैंग्रीन को भी कहते हैं मॉर्टिफिकेशन, या कुचल देना, किसी की इज्जत मान सम्मान को कुचल देना। मे ऑलवेज बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली एडमिनिस्ट्रेटेड इग्निशिया। अगर आपने ऐसे किसी पेशेंट को जिसको क्रॉनिक एपिलेप्सी है आफ्टर मॉर्टिफिकेशन, तो अगर वहाँ पे आप उसको इग्निशिया देते हैं तो आप उसको इस चीज़ों से रोक लेते हैं। एपिलेप्टिक अटैक दैट कम ऑन यंग पर्सन आफ्टर सम ग्रेट फ्राइट। अच्छा, खास बात यह है कि सिर्फ यहाँ पे ग्रीफ नहीं है, ये फ्राइट के बाद भी हो सकता है। फ्राइट बिफोर they become very numerous may also cure a few dose of inertia। यहाँ फ्यू डोजेज ऑफ इनिशिया से आप, चाहे वो एक्यूट हो और चाहे क्रॉनिक एपिलेप्सी हो और या किसी भी तरह के पेशेंट में, आप ठीक कर सकते हैं। बट इट इज वेरी improbable that chronic epileptic fit of other kind can be cured or have been cured by this medicine। At all events, the case recorded in medical writing as having been cured by inertia are not be relied on। For other powerful drugs were almost administered at the same time or as intended remedy, or there is no evidence that the cure was permanent। मैंने शुरुआत में ही कई लेक्चर में पढ़ाया है कि इग्निशिया हमारा इज नॉट एंटीसोरिक। इग्निशिया हमारा इज नॉन एंटीसोरिक। ये इग्निशिया हमारा एंटीसोरिक नहीं है। तो अगर आपको कोई क्रॉनिक केस है उसमें वो एपिलेप्सी को रिलीव कर देगा, लेकिन फिर हो जाएगी। उस फिर हो जाने से बचने के लिए आपको क्या करना है? फॉर द पावरफुल ड्रग वर ऑलमोस्ट फॉर द पावरफुल ड्रग वर ऑलमोस्ट ऑलवेज, मतलब आप उसको साथ ही में दे सकते हो या उस दवा को आप इंटरमीडिएट की तरह दे सकते हो। लिखा है फॉर द पावरफुल ड्रग्स वर ऑलमोस्ट ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द सेम टाइम। मान लो आपने इग्निशिया दी और कुछ दिन बाद तुरंत आपने
कोई दवा दूसरी दे दी, नाइट्रोम्यूट दे दी, या जो भी इंडिकेट कर रही, आर एज इंटरमीडिएट रेमडीज, आर देयर इज नो एविडेंस दैट द क्योर वाज परमानेंट। अगर आपने ऐसा नहीं करोगे तो क्योर परमानेंट नहीं होगा। फिर मैं वही कहूँगा, इग्निशिया आपके किसी क्रॉनिक केस को क्योर नहीं कर सकती है, इसीलिए आपको इग्निशिया आपको इंडिकेटेड होने के बाद भी क्योर नहीं करेगी। कृष्णा, मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है? हाँ बॉस, किसी को पॉइंट कोई समझ क्लियर में है। दिक्कत, कोई और जैसे जो भी लेक्चर मेरा सुन रहा है, जो मैं इग्निशिया के बारे में बात कन्वे करना चाह रहा हूँ, उसको क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकता है, जिससे मैं फिर उसको आगे बढ़ाऊँ। समझ आ रहा है। ठीक है। When a person has for the first time in his life, in consequence of some external disturbing circumstance, been seized or with epilepsy with assume a serious character by its duration or rapid recurrence, a single small dose of ignitia tincture may be relied upon the relief and generally for permanent cure. लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर when a person first time, अगर किसी को पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंस की वजह से उसको झटके आने शुरू करते हैं, तो वहां पे हनुमान सर ने कहा है कि वहां पे एक डोज से ही केस सही हो जाएगा, वहां पे आप रिपीट करो या नहीं करो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्रॉनिक केस है और जहां पे इग्निशिया इंडिकेट कर रही है, तब भी इग्निशिया नहीं ठीक कर पाएगी। ठीक है, बाकी मैं बता ही चुका था कि कब उसको रिपीट नहीं करना है, बार बार क्यों नहीं देना है। But in it is otherwise with chronic epilepsy. In these cases, it cannot be permanent benefit for the same reason that it is a no use in other chronic diseases. For its peculiar opposite primary action, follow one another in opposite way when it given in disease, so that if the first does remove the morbid state, it is best to administer the small dose in morning if there is no occasion for hurry. अगर कोई जल्दबाजी की बात नहीं, मान लो तुम्हारे पास पेशेंट शाम के समय आता है या दोपहर में आता है और कोई इमरजेंसी केस नहीं है, तो आप इस मेडिसिन को सुबह के समय दें। इट इज बेस्ट टू एडमिनिस्टर द स्मॉल डोज इन मॉर्निंग इफ देयर इज नो ओकेजन ऑफ हरी। अगर कोई जल्दबाजी नहीं, अगर कोई जल्दबाजी है तो आप उसी समय दें तुरंत। व्हेन गिवन शॉर्टली बिफोर बेड टाइम इट कॉज टू मच रेस्टलेस एट नाइट। अगर इसको आप रात में देते हैं तो ये रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस करेगी। जबकि नक्स वोमिका के बारे में हनुमान सर कहते हैं, नक्स वोमिका को आप सोने से पहले दो। उन्होंने कैसे बताया, फॉर ऑल द थेरेपेटिक पर्पसेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन स्मॉल ग्लोब्यूल मॉइस्टेंड विद 30th एटेन्यूएशन, मतलब 30 सी पोटेंसी में sufficient, and still better the olfaction of globular size of mustard seed embedded with the same potency repeated once or twice daily. अगर आप एल्फेक्शन से भी दे रहे हैं ईशिया को, ऑल्फेक्शन से देने में आप क्या कर सकते हैं, उसको पूरे दिन में वंस और ट्वाइस रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल्फेक्शन को कैसे रिपीट करना है इस बारे में भी मेंशन ने एक बात बताई है। एक ग्लोबुल जो बहुत छोटा हम लोग जो एलएम पोटेंसी में यूज करते हैं वो पॉपी शेप्ड होता है, और जो हम एक तरीके से जिसमें यूज करते हैं 20 नंबर, वो आपका आएगा मस्टर्ड सीड के बराबर। तो वो मस्टर्ड सीड अगर हम 10 नंबर या 20 नंबर को माने तो वो हमारे लिए काम करेगा। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो कहाँ से और कैसे काम करता है वो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स। अगर हम बेलोडोना की बात करें तो हम वहां पे क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ हॉलो ऑर्गन, इंटरनल पार्ट। वहां पे इंटरनल स्टमक में हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, किडनी की वो जो वहां से हो रहा है। तो ये जो स्फीयर ऑफ एक्शन है ये भी आपको कई कहानी बता दे रहा है। अगर एक्सटर्नल पार्ट में क्या क्या आ गया, स्किन,
अगर किसी को न्यूरोडर्मेटाइटिस है, न्यूरोडर्मेटाइटिस, तो क्या मतलब है कि स्किन में क्या है, इन्फ्लेमेशन है, वहां पे इग्निशिया इंडिकेट कर सकती है। लेकिन अगर आप कंप्लीट डायनेमिक्स में डालोगे तो वहां पे सिर्फ दो ही मेडिसिन दी हुई है, कार्सिनोसिन और ग्रिफाइटिस। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्ट है तो आप इग्निशिया आपके लिए इंडिकेट करेगी, चाहे कोई भी बीमारी हो, बीमारी का कोई नाम हो, उससे हमको मतलब नहीं। एक्सटर्नल पार्ट बिकम ब्लैक, एक ये इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल पार्ट बिकम ब्लैक। अच्छा, ब्लैकनेस आएगी कहाँ से? जाहिर सी बात, हेमरेज हुआ होगा। बिना हेमरेज के तो ब्लैकनेस आएगी नहीं। या ब्लैकनेस आ सकती है मेलेनिन पिगमेंट की वजह से। दो कारण हो गए, ठीक है। हेमरेज ब्लड डार्क, इसका जो ब्लड होगा वो डार्क कलर का होगा। किसका? इग्निशिया हमारा का। लेकिन अगर यही हम कहें ब्लडोना का ब्लड कैसा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? ब्राइट रेड। ब्राइट रेड, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एंगुस्टा वेरा में कैसा होगा, मैंने पहले पढ़ाया था, चलो नहीं, चलो पता छोड़ो। ये इग्निशिया जो है एनीमिया प्रोड्यूस करेगी। एनीमिया प्रोड्यूस करने का मतलब है कि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे है? बोन मैरो पे या तो हो रहा है, या जहां से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। दो कारण हो सकते हैं। या हमारा एनीमिया एक कारण हो सकती है कि हमारा जैसे अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उसमें फ्लो ज़्यादा हो रहा है, या ब्लड लॉस हो रहा हो, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये आपको बहुत अच्छे से इंडिकेट कराएगा, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड। कहीं पे स्वेलिंग है और वो ग्लैंड में स्वेलिंग है और वो पेन नहीं हो रहा। जैसे मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं ब्लडोना की बात करूंगी तो वहाँ करूंगा, तो वहाँ पे क्या होगा? ब्लडोना कैसी है? वेरी पेनफुल। अब ये कैसी पेनलेस है? अब ये पेनलेस है, तो अब यहाँ पे पेनलेस है, तो पेनलेस मेडिसिन कौन कौन सी है? ओपियम है, स्ट्रामोनियम है, एसिड फास है, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट करते हैं कि ये दवा हो सकती है, जिनके बारे में आपने सोचना है। सेंसेशन एज ऑफ डिसलोकेशन इन जॉइंट, ऐसा लगता है ये डिसलोकेट कर गया, इस तरह का है सेंसेशन। लिखा है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब बता दो कोई क्या होता है? क्लोरोसिस क्या है, कोई बताओ मुझे। क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोसिस वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सब लोगों ने अपने हथियार निकालने हैं। गूगल से देखो, गूगल क्या बता रहा है, कुछ बता रहा है कि नहीं हाई बता क्लोरोसिस एनीमिया को, रहा है? एनीमिया को बोलते हैं, एनीमिया, एनीमिया को। एनीमिया को, ठीक है। लेकिन क्लोरोसिस वर्ड क्यों बोलते हैं, वो जानना चाह रहा हूँ। वो बताओ। हम्म। सर इसको एनाटॉमी के रेफरेंस से हैं, जैसे वहां पे क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और प्लांट वेरी ये गुड। यहाँ पे हाँ, ये बिल्कुल उसी उसी रेफरेंस में है कि यहाँ पे वहां पे अगर कमी हो जाती है क्लोरोफिल की, तो वो कैसी पत्तियां हो जाएंगी? येलो हो जाती है। हाँ, नहीं और सकती यहाँ हैं पे सर, जो है आदमी, ये यहाँ पे जो फीमेल हो कैसी हो जाएगी? यहाँ पे वो भी पेल ग्रीनिश, हो जाए। ग्रीनिश मतलब वहां पे पेल पेल ग्रीनिश। ग्रीन। तो यहाँ पे जो है एनीमिया, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि फेरम को बताओ, फेरम और इग्निशिया में क्या अंतर है, तो तुमको बहुत आसान है कि वहां पे क्या है, फॉल प्लस हो रहा है।
ये क्लोरोसिस में चली जा रही है। अगर कोई पूछे तुम्हारा इसकी एनीमिया और फेरम की एनीमिया में अंतर बताओ, फट से बता दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोरोसिस इन सेंसिटिव नर्वस एंड हिस्टेरिक वुमेन। सेंसिटिव देखो, जो सेंसिटिविटी वर्ड है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर प्लांट के बारे में, और ये भी एक प्लांट मेडिसिन है, इसके बारे में भी एक ये है। नर्वस एंड हिस्टेरिक वुमेन इंक्लाइन टू स्पाज्मोडिक एंड इंटरमिटेंट कंप्लेंट। अब जहां मैं इंटरमिटेंट कंप्लेंट कर रहा हूं तो मुझे याद आना चाहिए चाइना, वहां याद आना चाहिए नाइट्रोम्यूल, वहां याद आना चाहिए अरेनिया। तो ऐसी दवा है जो इंटरमिटेंट कंप्लेंट लाती है, इंटरमिटेंट कंप्लेंट। और इंटरमिटेंट में अब यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि रिकरेंट है, रिकरेंट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इंटरमिटेंट लिखा है। जैसे इंटरमिटेंट फीवर की बात है, जैसे ब्राइनिया का जो फीवर है वो कैसा है, रेमिटेंट है, वो बना हुआ है, ठीक है, कार्बोवेज में बना हुआ है। यहाँ पे इंटरमिटेंट चीजें जो भी, अगर स्पाज्म भी आ रहा ना तो इंटरमिटेंट है। इंड्यूस्ड बाय मेंटल इमोशन सच एज ग्रीफ, फ्राइड एंड लव। मैंने लव की कल थ्योरी बताई थी कि लव एट फर्स्ट साइट में कौन दवा है, इग्निशिया हमारा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो ये जो ऐसा लगा है फर्स्ट, लव एट फर्स्ट साइट में इग्निशिया हमारा। और यही, इसके बारे में फिलिप बेले बोलते हैं कि ये हमेशा अपने प्यार को, एक जो हमने कल प्यार का एक डिफिनीशन दी थी उनमें एक था कि वो अपने, उसको एक आइडियल लव चाहिए जहाँ पे इंटीमेसी भी हो, जहाँ पे पैसन भी हो, जहाँ सब कुछ है, और वो उसको नहीं मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो वो लव एट फर्स्ट साइट है। उसने किसी लड़के को देखा, लड़के को देखा, देखने के बाद उसको लगा इससे मुझे प्यार करना चाहिए। अब लड़के के बारे में नहीं पता ये सिगरेट पीता है, अल्कोहल लेता है, उसको बाद में पता चला नहीं सिगरेट पीता है, तो उसको दुख लगा होता, उसके अंदर मोरल्स नहीं है। तो ये उसके जो सेंसिटिविटी है वो छोटी छोटी बातों पे हर्ट होती रहती है। क्लोरोसिस, स्टमक वेरी डेलिकेट, इडिमा ऑफ लोअर लिम्स, ग्लोबस हिस्टेरिकस। ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को पता भी होगा कि व्हाट इज ग्लोबस हिस्टेरिकस। मनोज बताओ क्या है ग्लोबस हिस्टेरिकस, कोई बताओ ग्लोबस हिस्टेरिकस क्या है। बताओ। सेंटिमेंटल बिहेवियर। नहीं, ग्लोबस हिस्टेरिकस क्या होता है। सेंसेशन ऑफ लंप। सर वो जो पेट में उसको बॉल जैसा महसूस होता है उसको कहते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस। हाँ, पेट में मतलब नहीं, कुछ वो होता नहीं गले लेकिन में भी हो सकता है, जरूरी पेट की बात नहीं है। अक्सर वो फीमेल बोलेंगी, आप वो आपके थ्रोट पिट पे बोलेंगी कि यहाँ लगता है कुछ गोला सा गैस सा फंसी हुई है, जहाँ पे वो बोलेंगी फंसी हुई गैस की फंसी हुई है। तो वो, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लाइन है, सुटेबल टू पर्सन हु हैड बीन स्टार्विंग ईदर फ्रॉम वांट और अदर काजेस। स्टार्विंग का मतलब क्या है, भूखे रहना। आंसर पे बैठा है भूखा है। अब ये सिम्टम मुझे बहुत हेल्प करता है। अक्सर मैं पूछता हूँ जब आप दुखी होती हैं या परेशान होती हैं तो खाना खाती हैं या खाना क्या करती हैं, तो वहाँ पे क्या जवाब आता है, वहाँ पे जवाब आता है कि हम खाना खाना छोड़ देते हैं। लाइक नाइट्रोम्यूल, फास्फोरस दुखी भी होगा तब भी खाना खा लेगा, लेकिन इग्निशिया हमारा स्टार्विंग चला जाएगा, ईदर फ्रॉम वांट और अदर काजेस। मतलब वो कई बार जानबूझ के नहीं खाएगा या कोई और कारण होगा। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है, वो फ्राइट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इग्निशिया हमारा जो है स्टार्विंग, भुखमरी में, वो भुखमरी, उसका जो भूख हड़ताल जो है वो उसकी, जैसे लोग कहते हैं ना गम हो गया, गम में। तो अगर खाना नहीं खा रहा, कोई यंग गर्ल है वो खाना नहीं खा रही है, तो आपको सबसे पहले
इग्निशिया अमारा के बारे में सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है वहाँ पे लव डिसअपॉइंटमेंट हो, वहाँ पे फ्राइड भी हो सकता है, वहाँ पे कोई सेंसिटिविटी उसकी हट हो सकती है, उसके बाद से उसने स्टार। पेन एज इफ कंट्यूज और स्प्रेन और सेंसेशन एज इफ फ्लेश वार लूज ऑन बोन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लू। यहाँ पे एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे सेंसेशन बहुत है, जैसे डिसलोकेशन का सेंसेशन है, गेंद गेंद फंसी हुई है। तो इग्निशिया अमारा जो है सेंसेशन बहुत प्रोड्यूस करेगी, और उन सेंसेशन को आपको समझना है, जैसे कंट्यूज हो गया, स्प्रेन हो गया, स्प्रेन हुआ नहीं है, एज इफ है। रस्टॉक क्या कर रहा है, स्प्रेन कर दे रहा है। यहाँ पे सेंसेशन ज़्यादा है, सेंसेशन एज फ्लैश वाज लूज। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब देखिए मेरी लगता है जैसे स्किन ढीली हो जा रही है। जैसे एक पेशेंट को मैंने दिया था, एक पेशेंट की बच्ची की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, उसको लगता था मेरी गर्दन को लटक गई है, मेरे मेरे शरीर में मांस नहीं, जबकि उसका ना कहीं वेट लॉस हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। हाँ, उसने वेट लॉस तब करना शुरू किया जब उसने खाना खाना छोड़ने, धीरे खाना खाना छोड़ने लगी। तो ये लूज ऑन बोन्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लो, एज इफ फ्लैश वाज लूज। यहाँ पे एज इफ है, मतलब उसको लगता है, जैसे एक रूब्रिक है डिल्यूजन, थिन हीज एंड गेटिंग थिन, तो उसमें दो दवाएं हैं, एक सल्फर एक सुजा। उसको ऐसा लगता है कि वो थिन है और वो पतला हो रहा है। जनरली एग्रवेट फ्रॉम स्लाइट टच, एमलेट फ्रॉम हार्ड प्रेशर। इस सिम्टम को मैंने सबसे पहले चाइना में पढ़ा था, कि चाइना जो है सुपरफिशियल जो रिलेशनशिप है, इसको इसका मेटाफर ये है कि पेशेंट जो है रिलेशनशिप में भी सेम कंडीशन में होता है, वो किसी भी रिलेशनशिप को, संबंधों को सुपरफिशियल तरीके से पसंद नहीं करता है, जबकि वो अगर डीप है या हार्ड है तो पसंद करता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इग्निशिया और चाइना ये सब क्यूटेनियस नर्व पे काम करती हैं, और सब क्यूटेनियस नर्व में स्लाइड प्रेशर से, टच से एग्रीवेट होता है, जबकि आप कस के दबाएंगे तो आराम मिलेगा। अब देखो, किसी को अल्सर है, किसी भी बंदे को अल्सर है, अगर उसको टच करोगे तो क्या होगा, पेन होगा। इग्निशिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसको अल्सर में भी टच करने या दबाने से आराम मिलता है। तो ये तो इसका एक कंट्राडिक्टरी नेचर है भी, कि जहाँ पे जिन लोगों को जो सिम्टम जिस तरह से बढ़ रहा है वहाँ उल्टा है। अगर किसी को पाइल्स फिशर है और उसको हार्ड स्टूल होगा तो क्या होगा, पेन होगा। इग्निशिया में क्या होता है, आराम मिलता है। हाँ, अब इसमें लिखा है वर्ड्स ड्यूरिंग पैसिव मोशन, जैसे राइटिंग में जब हम करते हैं तो मोशन नहीं कर रहे होते हैं, पैसिव मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें इसके जो टच, अगर इसके टच ऐसे ऐसे स्कैल्प छूओगे तो बहुत टेंडर है, बहुत पेनफुल है। अगर यहाँ पे पेट के पास पाइलोरी रीजन को छूओगे, बहुत बहुत टेंडरनेस है। जब पेशेंट बोलता है जब मैं सुबह उठती हूँ, अगर मैं नीचे ठंडी फर्श पे पैर रखती हूँ तो बहुत जबरदस्त पेन होता है, मैं जब पैर नीचे रखती हूँ, क्योंकि टच, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैसा पेशेंट है, टची, टची पेशेंट है बहुत। इसको टच से, इसको हल्के टच से सब प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो कस के दबाओगे तो ठीक है। प्रेशर, हेडेक, पेन एम्यूरेट, पेन इन एपिगैस्ट्रिक, पेन इन स्टमक एग्रीवेट, पेन इन लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक एग्रीवेट, यूट्राइन पेन एम्यूरेट। अगर आप प्रेशर लगा रहे हो, अगर आप टच कर रहे हो तो स्कैल्प टेंडर है, अगर आप टच कर रहे हो सिर्फ तो हेड पेनफुल है, अगर आप पेट में कहीं छू रहे हो तो वहाँ पे सेंसिटिविटी है, अगर आप यूट्रस को अगर एग्जामिन करने के लिए टच कर रहे हो तो क्रैम्प आ जाएगा, इतना सेंसिटिव है। हील्स को आप नहीं रख सकते हो, टच है। तो जहाँ पे टच है, मतलब यहाँ पे टच वेरी सेंसिटिव। अब बात आती है प्रेशर की, टच का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेशर। मतलब टच की और इंटेंसिटी, अपोजिट वर्ड मैंने गलत बोला, टच को और इंटेंसिफाई कर दो। अगर टच है तो वो हेडेक को क्या करेगा, एम्यूलेट करेगा, एपिगैस्ट्रियम को एम्यूलेट करेगा, स्टमक में एग्रीवेट करेगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में एग्रीवेट करेगा, लेकिन यूट्राइन पेन को आराम कर देगा। जो यूट्राइन को टच करने से बढ़ रहा था वो प्रेशर से आराम मिल जाएगा।
अल्सर एमरिनेटेड फ्रॉम हार्ड प्रेशर, अल्सर में हार्ड प्रेशर से आराम मिलेगा। स्लाइटेस्ट कॉन्टेक्ट एग्रीवेट क्रैम्प इन स्टमक, और जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि पेन इन स्टमक एग्रीवेट बाय टच, तो खाली स्टमक ऐसा है जहाँ पे टच से भी और प्रेशर दोनों से एग्रीवेट कर रहा है। बाकी जगह पे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है कि अल्सर में टच से दिक्कत है लेकिन दबाने से आराम है। फ्रीक्वेंट ऑब्लाइज टू लूजन क्लोथिंग, हम लोग अक्सर अटके रहते हैं एक मेडिसिन में, वो लेकेसिस, आप कपड़े ढीले पहनते हैं बस दिमाग में लेकेसिस आ गया। वो लेकेसिस नहीं हो सकता है, वो सीपिया हो सकती है, वो इग्निशिया हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू केस हो सकती है। तो आज मैंने एक जनरल एक पिक्चर बनाने की कोशिश की है, पैथोलॉजिकल पिक्चर, कि किस तरह से इग्निशिया हमारा, उसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है। मैंने यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि इग्निशिया हमारा डीप अल्सर प्रोड्यूस कर रही है, मैंने कहीं नहीं बोला कि नेक्रोसिस कर रही है। एंगस्ट्रा वेरा क्या कर रही थी, बोन मैरो के अंदर जा रही थी, रूटेसी फैमिली की थी। तो यहाँ पे इतनी बात है, इतनी बातों को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो हम इस लेक्चर को यहीं पे